आज हम आत्मनियंत्रण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथड्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। देखिए, आत्मनियंत्रण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियां बताई हैं। उन सभी विधियों को सार रूप में हम कुछ पॉइंट्स में उनको क्लासिफिकेशन करके अब इस टॉपिक के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। जो आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, उन्होंने जो है बहुत आत्मनियंत्रण की विधियों को एक सूचीबद्ध किया है। उनके अनुसार कुछ विधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक रोग संबंधी विधियां। स्किनर जो थे, उनका ये मानना था कि विभिन्न प्रकार की जो भी अलग अलग शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी अपने दूसरे विद्यार्थी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, या उसको मतलब उसकी बुक ले ली, नोटबुक ले ली, उसका पैर पकड़ लिया, इस तरह का कुछ भी कार्य कर रहा है जिससे कि दूसरा जो बालक है या दूसरा जो विद्यार्थी है वो उत्तेजित होता है। अब दूसरे विद्यार्थी को जब वह उत्तेजित हो रहा है तो उसे अपनी उत्तेजना पर किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से अपनी शारीरिक गतिविधियों को शांत करना है, इससे संबंधित विधियों का आप शारीरिक रोग संबंधी विधियों में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार हम ऐसी स्थितियां हो जाती है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया जो है आपका बहुत सहायता प्रदान करती है कि किस तरह से हमें उस सिचुएशन को संभालना है। चाहे कोई भी हमें कितना भी असामान्य बनाने का प्रयास करे, अनियंत्रित बनाने का प्रयास करे या क्रोधित करे, हमें अपने आप पर नियंत्रण नहीं खोना है। और इस विधि को अपनाकर शारीरिक रोग खुद को, मतलब या तो जैसे होता है रिवर्स काउंटिंग करने स्टार्ट कर दो, कहीं और ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दो, या उस बालक की जो भी गतिविधि वो कर रहा है उसको इग्नोर करो। इस प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां होंगी उससे विद्यार्थी के अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन। स्किनर के अनुसार जो है उद्दीपन परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाकर भी बालक के अंदर आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है। स्किनर का मानना था कि आप उद्दीपन परिवर्तन की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उससे भी बालक के अंदर जो है कोई भी जो प्रक्रिया ये होती है, आत्मनियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। उद्दीपन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा विद्यार्थी क्या करता है, अपने भावों और विचारों को भ्रमित होने नहीं देता और उद्देश्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने लगता है। इस प्रकार से जो सर्वोत्तम रूप में जो आत्मनियंत्रण है वो संभव हो पाता है। इस प्रकार उद्दीपन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है या विधि है उससे भी विद्यार्थी के अंतर्गत बालक के अंतर्गत जो है आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया या आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामान्य स्थितियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशंस। सामान्य स्थितियों में आत्मनियंत्रण की स्थिति बनी रहती है, जबकि जो असामान्य परिस्थितियां होती है उसमें आत्मनियंत्रण की स्थिति समाप्त हो जाती है या हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई विद्यार्थी है, उसके पेरेंट्स ने उसे मतलब उसने कोई अनुचित व्यवहार किया या कुछ भी मतलब कोई गलती की, तो उसके पेरेंट्स ने उसे दंड स्वरूप क्या किया कि 2-3 दिन तक उसका खाना बंद कर दिया, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि जो मैंने किया है वो गलत किया है। मतलब होता ही है, जनरली आप कोई भी गलती करते हैं तो उस पर आपको पनिशमेंट मिलता है, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने किया वो गलत किया और नेक्स्ट टाइम मुझे इसे रिपीट नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में बालक क्या करता है, खुद को आत्मनियंत्रित करता है कि हाँ, और अपनी गलती का एहसास करके देखता है कि मैंने जो कार्य किया था या मैंने जो है कोई गलत चीज़ की थी, इसीलिए मेरे को ये दंड स्वरूप ये हुआ है कि मुझे भोजन नहीं दिया जा रहा, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा। तो वो अगली बार उस सिचुएशन में अपने व्यवहार को कंट्रोल रखेगा कि नहीं, मुझे कितना भी कोई सामने वाला कोई भी लालच दे या कुछ भी कहे कि नहीं यार कर ले, कोई बात नहीं, ऐसा काम कर ले, या मूवी देखने चल कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी को पता नहीं चलेगा, ये वो
लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करेगा कि नहीं, पिछली बार मैं मूवी गया था बिना बताए चुपके से स्कूल बंक करके, तो मुझे 3 दिन तक खाना नहीं दिया गया था। इस प्रकार से ये जो व्यवहार होगा इसमें वो अपने आप को नियंत्रित कर लेगा। अर्थात किसी भी सामान्य परिस्थिति में विद्यार्थी का व्यवहार क्या होगा, फिर सामान्य होगा। इससे क्या होता है, इससे शिक्षक और जो भी अब के अभिभावक होते हैं उनको भी छात्रों के प्रति सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसी चीज़ को आप बार बार टोंट करते रहें कि तुमने अब अगर मूवी देखी तो ये होगा ये होगा। नहीं, हम उसको दंड देने के बाद उसे समझाएं अवश्य, और उसके बाद उसको इस चीज़ के लिए तैयार करें, प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार असामान्य स्थितियों में भी बालक क्या करता है, स्वयं को आत्मनियंत्रित करने की क्षमता का विकास स्वयं के अंदर कर लेता है। नेक्स्ट है भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी जो है आत्मनियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करती है। आप जब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हम अपने विचारों को परिवर्तित करते हैं। भाई कोई भी चीज़ जो हमारे को ऐसा लगता है कि जिससे मतलब हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, तो कि हम अपनी जो विचार है उनको कंट्रोल करते हैं उस सिचुएशन में कि नहीं नहीं, जैसे मोस्टली लोगों का होता है कि कोई इमोशनल सीन देखा तो उन्हें रोना आ जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन देख लेते तो उन्हें रोना आ जाता है, वो मार्मिक दृश्य देख लेते हैं तो इस समय आपको क्या करना होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है कि नहीं, या इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, अपने विचारों को परिवर्तित करोगे, ध्यान कहीं और डाइवर्ट करोगे। इस प्रकार से आत्मनियंत्रण के लिए हमें अपने भावों और विचारों में परिवर्तन कर दिया जाता है हमारे, और उससे भी हम क्या करते हैं, आत्मनियंत्रण की स्थिति बना लेते हैं। इस प्रकार आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी आपकी आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार का समन्वय। स्किनर कहता है कि आत्मनियंत्रण के लिए विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार आवश्यक है। यानी कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसे फीडबैक देना चाहिए, और अगर कुछ आप मतलब उसमें कमी देखते हैं तो भी उसको उस आधार पर फीडबैक दे कि तुम्हें ये जो है चीज़ें सुधार करनी है। अगर कोई गलत व्यवहार करता है, झगड़ा करता है, कुछ मिसबिहेव करता है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको दंड देना चाहिए। इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार का जो है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि बालक को समझ में आ जाए कि मुझे नकारात्मक और सकारात्मक उद्दीपकों का प्रयोग करते हुए किस तरह से आत्मनियंत्रण की व्यवस्था को बना के रखना है। नेक्स्ट, दंड की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पनिशमेंट। आत्मनियंत्रण की विधियों में दंड की प्रक्रिया को भी देखिए स्वीकार किया गया है, क्योंकि दंड क्या है, जो है बालक के अंदर एक तरह से हमेशा दंड देना नेगेटिव वे नहीं होता। दंड किस हिसाब से कैसे दिया जाना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए, तब दंड भी क्या है एक सकारात्मक रूप में होता है और बालक को आत्मनियंत्रित करने में सहायता करता है। जैसे कोई बच्चा कोई चोरी करता है, जैसे मान लीजिए उसे मीठा खाने का बहुत शौक है और वो मिठाइयों की शॉप से मिठाइयों के डिब्बे चुरा लेता है, तो ये क्या है, एक गलत चीज़ है। इसके लिए आपको उसे दंड देना चाहिए कि भाई आप जो भी दंड निर्धारित करें, ताकि भविष्य में वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना करे, और अगर वो ऐसा प्रयास भी करे तो उसे वो दंड याद आ जाए कि हाँ मैंने अगर चुराया तो फिर से मुझे ये वाली या कोई और पनिशमेंट मुझे मिल सकता है। तो इस प्रकार दंड भी क्या है, आपके आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। लास्ट है अन्य कार्यों को संपन्न करना। देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं, एक ही एक काम से बोर हो जाते हैं या उसमें थकान महसूस करते हैं, तब हम क्या थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसको मतलब करना हमें हमारा व्यवहार भी है उस चीज़ के लिए असंतुलित हो जाता है। लेकिन अगर उसके विपरीत हमें उस कार्य को करने के लिए दिया जाए या कोई और कार्य को करने के लिए दिया जाए, तो हम उसे बहुत अच्छे मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत फुल्ली मोटिवेटेड, पूरा 100% डिवोटेड होके करने लगते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या है, कई बार कुछ अलग कार्य भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एक कार्य,
करते रहें एक ही एक कार्य से कई बार हमें बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है, वो हमेशा क्या है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है। तो एक टाइम बाद ठीक है, पढ़ना अच्छी चीज़ है, सभी को पता है, लेकिन उस पढ़ने को और बेटर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बीच बीच में उससे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ा, फिर बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। लेकिन ब्रेक उस हिसाब से होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ब्रेक में हम मूवी देखने बैठ गए 15 मिनट, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा कार्य करिए या थोड़ा सा बालकनी में जाके टहल आए, फिर वापस आकर बैठ गए पढ़ने। इस तरह से आप कार्यों को संपन्न करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, और अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको स्वयं को जो है अपने अंदर कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा कि नहीं, मुझे नई गेम नहीं खेलना है, मुझे पढ़ना है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आप पूरी तरह से बिना असंतुलन खोए अपने लक्ष्य प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस प्रकार से ये सारी विधियां अपना के हम आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास कर सकते हैं।